भारत में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में सालों क्यों लग जाते हैं, ये हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। पर क्या ये सिर्फ लाल फीताशाही है? शायद नहीं। आज हम बात करेंगे एक ज्यादा गहरी समस्या की और उसके एक बहुत ही दिलचस्प समाधान की। एक ऐसी सरकारी मशीनरी बनाने की जो वाकई 21वीं सदी की रफ्तार से चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार से। ये श्लोक हमें क्या याद दिलाता है कि अनिश्चितता तो रहेगी, लेकिन उसके बावजूद कर्म करना, प्रोसेस पर ध्यान देना, यही सबसे जरूरी है, नतीजा चाहे जो भी हो। और सच कहूं तो यही आज की हमारी पूरी चर्चा का मूल मंत्र है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया कितनी बदल गई है और नई मांगें क्या हैं। फिर हम उस असली रुकावट की पहचान करेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। इसके बाद आएगा एक बहुत ही दिलचस्प समाधान, उद्यमी राज्य का कॉन्सेप्ट। हम ये भी समझेंगे कि विफलता से कैसे सीखा जा सकता है, और आखिर में बात होगी असली परीक्षा की, यानी अनुकूलनशीलता की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक नई दुनिया, नई मांगें। देखिए, बात सीधी सी है, दुनिया बदल चुकी है और जो पुरानी रूल बुक थी ना विकास की, वो अब काम नहीं कर रही। भारत आज जिस दौर में है वो 1990 से जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, खेल का मैदान ही पूरी तरह से बदल गया है। ग्लोबलाइजेशन वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो फ्रैगमेंटेड है। पूंजी कहाँ जाएगी ये अब सिर्फ मुनाफे से तय नहीं होता, बल्कि स्ट्रेटेजिक चिंताओं से होता है। टेक्नोलॉजी तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, और अब तो हर आर्थिक फैसले में जियोपॉलिटिकल रिस्क का भी हिसाब लगाना पड़ता है। मतलब दुनिया अब एक खुला मैदान नहीं रही, ऐसा लगता है जैसे कई किलों में बंट गई हो। तो असली सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि हमारे पास अच्छी नीतियाँ, मतलब अच्छी रेसिपीज नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या हमारा किचन, यानी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इतनी तैयार है कि उन रेसिपीज से कुछ शानदार बना सकें। तो मुद्दा अब इरादों का नहीं रहा, मुद्दा है क्षमता का, कैपेसिटी का। और इसी सवाल से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, कि आखिर असली बाधा है क्या? कौन सी चीज है जो भारत की ग्रोथ को रोक रही है? स्टेट कैपेसिटी या राज्य क्षमता, ये इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं कि दिल है। इसका मतलब क्या है? मतलब है सरकार की सही काम को सही तरीके से करने की काबिलियत। ये सिर्फ पैसे या रिसोर्सेज के बारे में नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक परिवार के पास बहुत पैसा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि बजट कैसे बनाना है, घर कैसे चलाना है। तो क्या वो पैसा काम आएगा? नहीं ना। बस यही है स्टेट कैपेसिटी। और असली समस्या की जड़ यहीं पर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास अच्छे आइडियाज नहीं हैं या नियत नहीं है। असली बाधा है हमारा इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव स्ट्रक्चर। एक ऐसा सिस्टम जो एक्शन लेने, एक्सपेरिमेंट करने और सीखने को एक तरह से डिस्करेज करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कुछ न करना एक्शन लेने से ज्यादा सेफ है। ये तुलना देखें, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ है कार्रवाई, एक्शन, और दूसरी तरफ है निष्क्रियता, इनएक्शन। सोचिए एक अधिकारी के बारे में। अगर वो कोई साहसिक फैसला लेता है, भले ही अच्छी नीयत से लिया हो, तो उस पर ऑडिट, विजिलेंस और कोर्ट कचहरी का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन अगर वो कुछ भी ना करे, चुपचाप बैठा रहे, तो उसे कोई नहीं पूछता, भले उसके कुछ ना करने की कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो जाहिर है सिस्टम किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? रिस्क ना लेने को। तो ठीक है, समस्या की बात बहुत हुई, अब आते हैं समाधान पर। हमारा तीसरा हिस्सा, उद्यमी राज्य का समाधान। ये सरकार की भूमिका को बिल्कुल एक नए, एक साहसिक नजरिए से देखने का प्रपोजल है। तो ये एंटरप्रेन्योरियल स्टेट या उद्यमी राज्य है क्या? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा राज्य जो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचे, जो अनिश्चितता में काम करना जानता हो, रिस्क को मैनेज करना जानता हो, और सबसे जरूरी, जो सिस्टमैटिक तरीके से सीखना जानता हो। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है। जो सफल देश हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी को एंटरप्रेन्योरल बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सरकार के अंदर ही कुछ बाउंडेड इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस बनाए। मतलब कुछ ऐसी सुरक्षित जगहें जहां एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड था। भारत में भी इसके शानदार उदाहरण हैं। आईएसआरओ को देखिए, या यूआईडीएआई जिसने आधार बनाया। तो सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जा सकता है? हमारा चौथा हिस्सा इसी पर है। विफलता से कैसे सीखें?
मतलब एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो अपनी गलतियों को छुपाए नहीं, बल्कि उनसे सीखकर खुद को और बेहतर बनाए। तो प्रयोग के लिए ऐसे सेफ स्पेसेस कैसे बनाए जा सकते हैं? कई तरीके हैं, जैसे कुछ की सेक्टर्स, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग या एनर्जी के लिए मिशन बेस्ड सेल्स बना दिए जाएं, या फिर रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस बनाए जाएं। मतलब किसी नए नियम को पूरे देश में लागू करने के बजाय पहले किसी एक छोटे एरिया में ट्राई किया जाए। और हाँ, अच्छी नीयत से लिए गए फैसलों को लीगल प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, और इवैल्यूएशन का फोकस ब्लेम गेम पर नहीं बल्कि लर्निंग पर होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है साउथ कोरिया का मॉडल। उन्होंने कई कदम उठाए, लेकिन सबसे जरूरी कदम था तीसरा। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को लर्निंग से जोड़ा। मतलब किसी भी फैसले को सिर्फ उसके नतीजे से नहीं आंका गया, बल्कि ये देखा गया कि जिस वक्त वो फैसला लिया गया था उस वक्त की जानकारी के हिसाब से वो कितना सही था। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, ब्लेम से लर्निंग की तरफ। अब एक थोड़ा मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सवाल, क्या पारदर्शिता शासन में बाधा डाल सकती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई जाहिर है ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, पर क्या इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं? चलिए जरा दुनिया भर के दूसरे देशों को देखते हैं। अमेरिका हो, स्वीडन हो या यूके, इन सब देशों में डिस्क्लोजर से कुछ छूट दी गई हैं, खास तौर पर जब बात पॉलिसी बनाने की अंदरूनी चर्चा की हो। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर अधिकारियों को ये डर हो कि उनकी हर बात, हर कच्चा आइडिया, हर बहस पब्लिक हो जाएगी, तो वो खुलकर बात करने से कतराएंगे, और इसका असर आखिर में पॉलिसी की क्वालिटी पर पड़ेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। अंतिम परीक्षा, अनुकूलनशीलता। मतलब अल्टीमेट गोल ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो रिजिड ना हो बल्कि अडेप्टेबल हो, जो वक्त के साथ खुद को बदल सके। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सिस्टम को एक ईमानदार त्रुटि और कदाचार के बीच का फर्क समझना होगा। एक ऑनेस्ट एरर जो एक्सपेरिमेंट करने का एक जरूरी हिस्सा है, और मैल प्रैक्टिस जो जानबूझ के किया गया भ्रष्टाचार है। अगर सिस्टम इन दोनों में फर्क नहीं कर पाएगा तो वो ऑनेस्ट मिस्टेक्स के लिए भी सजा देगा, और जब ऐसा होगा तो कोई भी एक्शन लेने से डरेगा। ये फर्क करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और इस बड़ी चुनौती का सामना करते हुए ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत के पास कुछ बहुत बड़ी ताकतें हैं, कुछ फाउंडेशनल एसेट्स हैं। हमारा स्केल जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी गहरी इंस्टीट्यूशनल रूट्स और हमारी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, ये सब हमारी बहुत बड़ी ताकतें हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में है। 21वीं सदी में सफलता उन देशों को नहीं मिलेगी जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं, बल्कि उन्हें मिलेगी जो सबसे तेजी से सीखते हैं। और इस चर्चा को खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ, शायद भारत के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। क्या एक हाथी यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी एक चीते की तरह यानी एक एंटरप्रेन्योर की तरह दौड़ना सीख सकती है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही भारत की अगली कहानी लिखेगा। सोचने के लिए शुक्रिया।